सोचिए कि मतलब कल्पना कीजिए कि किसी की हड्डी टूट गई है। अस्पताल में जब उसका एक्सरे होता है ना, तो डॉक्टर उस काली फिल्म पर एक सफेद लाइन दिखाता है और सीधे कहता है कि ये रहा फ्रैक्चर। राइट, एकदम साफ। हाँ, एकदम बाइनरी चीज है ये, या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है। और अजीब बात है ना कि इस बात में एक अजीब सा सुकून मिलता है। सुकून एक टूटी हड्डी में? मेरा मतलब है ये सुकून की कम से कम दर्द की वजह एकदम साफ दिख रही है, उसे पकड़ा जा सकता है, उस पे उंगली रखी जा सकती है। अच्छा, हाँ, उस नजरिए से देखो तो सही बात है। तो आज की इस गहन चर्चा में हम इसी विचार को लेकर थोड़ा और गहराई में उतरने वाले हैं, क्योंकि जब हम इंसान के मानसिक दुख की बात करते हैं, उसके अस्तित्व, जीवन के अर्थ और सही गलत की बात करते हैं, तो क्या हमारे पास ऐसा कोई एक्सरे है? बिल्कुल नहीं। और आज की ये चर्चा उन लोगों के लिए है भी नहीं जो सांत्वना ढूंढ रहे हैं। सही कहा। आज हम सांत्वना नहीं बल्कि एकदम नंगा और कड़वा सच जानने की कोशिश करेंगे। मानव अस्तित्व को आज हम जीव विज्ञान और भौतिकी की उसी एक्सरे मशीन में डालने वाले हैं। और शुरुआत में ही एक चेतावनी दे दूं, इस स्कैन के नतीजे बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं होने वाले हैं। आज यहाँ कोई पेन किलर्स नहीं बटने वाले। एग्जैक्टली। कोई झूठी उम्मीद या कोई क्या कहते हैं उसे दार्शनिक लोरी नहीं मिलेगी। बिल्कुल। हम इंसान की सबसे गहरी भावनाओं को, हमारे दुखों को और हमारे तथाकथित उद्देश्य को महज एक बायोलॉजिकल कोड की तरह डिकोड करेंगे, एक जैविक प्रोग्रामिंग। लेकिन रुको, एक मिनट रुको। इससे पहले कि हम इस रास्ते पे और आगे बढ़ें, मुझे खुद पर और हमारी इस चर्चा की बुनियाद पर ही एक बहुत बड़ा सवाल उठाना है। कैसा सवाल? क्या हम जो भी आज कहने वाले हैं वो सच में सही है? मतलब हमें इस पूरी चर्चा में बार बार अपने ही तर्कों को काटना होगा? हाँ, ये बहुत जरूरी है। हमें खुद पर शक करना होगा। हर बात को तब तक खुद से चुनौती देनी है जब तक कि एक अंतिम, एक परम सत्य सामने ना आ जाए, एक ऐसा निर्विवाद सच जिसे झुठलाया ना जा सके। हम किसी भी बात को बस यूं ही नहीं मान लेंगे कि अच्छा ऐसा होता है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। हमें एकदम स्पष्ट होना है, एकदम क्लियर। तो चलो इसी अप्रोच के साथ सबसे पहले बात करते हैं शांति और दुख की। हाँ, इंसान तो सदियों से शांति को एक बहुत ही रहस्यमयी, एक आध्यात्मिक स्थिति मानता आया है ना? मानता आया है। पर अगर हम अध्यात्म को पूरी तरह किनारे रख दें और सिर्फ यथार्थ यानी रियलिटी की बात करें, तो शांति का बड़ा सीधा सा गणित है। क्या गणित है वो? यथार्थ की पूर्ण स्वीकारती, जो जैसा है उसे बिना किसी शर्त के वैसा ही मान लेना। पर रुको, क्या ये बात पूरी तरह से सटीक है? क्या मैं बस इतना कहकर बच सकता हूँ? चलो इसे बायोलॉजिकल नजरिए से परखते हैं। ठीक है, परखते हैं। हमारा दिमाग हमेशा दुनिया का एक प्रिडिक्टिव मॉडल बनाता है, मतलब दुनिया को कैसा होना चाहिए इसका एक खाका। एक उम्मीद, राइट? एग्जैक्टली। और जब यथार्थ उस मॉडल से मेल खाता है या जब दिमाग खुद ये मान लेता है कि वर्तमान परिस्थिति जैसी है वैसी ही है, तो वो अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी बर्बाद करना बंद कर देता है। और यही शांति है। कोई जादुई रोशनी नहीं, कोई चक्र जागृत होना नहीं, सिर्फ ऊर्जा का संरक्षण। बस यही, सिर्फ एनर्जी बचाना। और इसके उलट दुख क्या है? दुख तब पैदा होता है जब हम जिद करते हैं, जब हम यथार्थ को नकारते हैं। यहाँ मैं अपनी बात को काटना चाहूंगा। अच्छा, बताओ। क्या मैं जो कह रहा हूँ वो सच में सही है? क्या दुख सच में सिर्फ दिमाग का घर्षण या फ्रिक्शन है? तुम किस संदर्भ में पूछ रहे हो? मतलब सोचो किसी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, कोई अपना हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया, तो क्या वो सिर्फ एक मानसिक घर्षण है? क्या ये कहना बहुत ज्यादा असंवेदनशील और मतलब क्रूर नहीं है? क्या हम इंसान की संवेदनाओं का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं? देखो, ये असंवेदनशील लग सकता है और शायद मानवीय नजरिए से है भी, मैं मानती हूँ, लेकिन जीव विज्ञान को आपकी संवेदनाओं की कोई परवाह नहीं है। सत्य यही है कि दुख यथार्थ और इंसान की उम्मीद के बीच का एक टकराव है। मतलब एक एक्सीडेंट? हाँ, जब किसी अपने का नुकसान होता है तो यथार्थ ये है कि वह व्यक्ति अब नहीं है। ये एक भौतिक सच्चाई है। लेकिन हमारे दिमाग की जो न्यूरल वायरिंग है वो जिद करती है, वो लगातार कहती है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इसी क्यों और यथार्थ के बीच जो घर्षण होता है, जो टकराव होता है, वही दुख है। एग्जैक्टली। जब रियलिटी कुछ और होती है और दिमाग उसे एक्सेप्ट नहीं करता, तो शरीर में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं। तो ये जो केमिकल प्रतिक्रिया है, यही वो दर्द है जिसे हम दुख कहते हैं।
100%। ये सिर्फ एक केमिकल अलार्म है। ओके, चलो इसे थोड़ा और खोलते हैं। इसे एक भौतिक एनालॉजी से, एक उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, बताओ। मान लो मैं एक बहुत भारी एकदम कंक्रीट की दीवार को धक्का दे रहा हूं। अब दीवार का ना खिसकना यथार्थ है, फिजिक्स का नियम है, लेकिन मैं वहीं खड़ा होकर रो रहा हूं, गुस्सा कर रहा हूं कि ये दीवार क्यों नहीं खिसक रही यार, ये मेरा दुख है। बिल्कुल, ये तुम्हारी जिद है। और अब अगर मैं दीवार को स्वीकार कर लेता हूं तो इसका मतलब हार मानना नहीं है। शांति का मतलब ये नहीं है कि मैं कमजोर हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। शांति का मतलब है ये मान लेना कि दीवार वहां है और वो मेरे धक्के से नहीं हिलेगी। जब मैं ये रियलिटी मान लेता हूं तब मैं रोना बंद कर सकता हूं, अपनी एनर्जी बचा सकता हूं और उस दीवार को पार करने के लिए कोई सीढ़ी ढूंढने की सोच सकता हूं। बहुत सही एनालॉजी है ये। दुख सिर्फ वो केमिकल अलार्म है जो तुम्हारा शरीर तुम्हें दे रहा है ताकि तुम उस दीवार को फालतू में धक्का देना बंद करो। वाह, मतलब अलार्म बंद करो और सीढ़ी ढूंढो। हाँ, वो कोर्टिसोल का झटका सिर्फ एक चेतावनी है कि बॉस आप गलत जगह ऊर्जा लगा रहे हो। लेकिन अगर हम इसी तर्क को, इस यथार्थ बनाम जिद वाले पॉइंट को एक कदम और आगे ले जाएं, तो एक बहुत ही बेचैन करने वाला विरोधाभास खड़ा होता है। कैसा विरोधाभास, जरा इसे एकदम क्लियर करो। देखो, अगर हमारा आंतरिक दुख सिर्फ यथार्थ से लड़ने की हमारी जिद है, तो क्या समाज के बनाए गए नियम जैसे नैतिकता, सही और गलत, क्या ये सब भी सिर्फ एक जिद या भ्रम है? मतलब तुम कह रही हो कि प्रकृति में सही और गलत होता ही नहीं है? बिल्कुल नहीं होता। ब्रह्मांड में या नेचर में सही या गलत नाम की कोई चीज मौजूद ही नहीं है। कैसे? सोचो, जब एक शेर हिरण का शिकार करता है तो क्या वो गलत कर रहा है? नहीं। और अगर हिरण बच निकलता है तो क्या वो सही है? वो भी नहीं, वो सिर्फ सर्वाइवल है। जरा रुको। यहाँ मुझ पर, मतलब हम दोनों पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। हाँ, पूछो। अगर मैं ये मान लूं कि प्रकृति में कुछ भी सही या गलत नहीं है, तो क्या हम कल को किसी के घर में चोरी करने या किसी की हत्या करने को भी सही ठहराने लगेंगे? क्या मैं ये मान लूं कि जो मैं बोल रहा हूं वो स्वार्थ और अराजकता को बढ़ावा दे रहा है? ये बहुत वैलिड सवाल है। मुझे अपने इस तर्क की थोड़ी चीरफाड़ करने दो। क्या मैं अराजकता का समर्थन कर रही हूँ? हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। बिल्कुल नहीं। मैं नैतिकता का पक्ष या विरोध कर ही नहीं रही हूँ। मैं सिर्फ प्रकृति के कारण और परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट का नियम बता रही हूँ। मतलब प्रकृति भेदभाव नहीं करती? एकदम नहीं। प्रकृति पूरी तरह से उदासीन है, न्यूट्रल। उसे अच्छे और बुरे से कोई मतलब नहीं है। तो फिर ये जो सही गलत के नियम हैं, ये आए कहाँ से? ये जो कृत्रिम नियम है, ये सिर्फ इसलिए गढ़े गए हैं ताकि इंसानों की भीड़ जो एक साथ रहती है वो एक दूसरे को काटकर अपने ही समाज का ढांचा ना गिरा दे। अच्छा, मतलब ये भी सर्वाइवल का टूल है? हाँ, ये एक एवोल्यूशनरी टूल है। अंतिम सत्य, परम सत्य सिर्फ ये है कि जो दाव सफल हो गया, जिससे प्रजाति बच गई, उसे हमने सही नाम दे दिया, और जो दाव विफल हो गया वो गलत हो गया। बाप रे, ये बहुत ही क्रूर और एकदम नंगा सच है। लेकिन रुको, चलो इस पर और शक करते हैं, इसे और चुनौती देते हैं। बिल्कुल, काटो इस बात को। अगर सब कुछ सिर्फ सर्वाइवल और स्वार्थ है, तो फिर जिसे हम निस्वार्थ प्रेम कहते हैं, वो क्या है? क्या मतलब? मेरा मतलब है, एक माँ का अपने बच्चे के लिए जान दे देना, ये तो स्वार्थ नहीं हो सकता ना? इसमें तो उसकी जान जा रही है। यहाँ जीव विज्ञान बहुत बहुत ज्यादा निर्मम हो जाता है। निर्मम कैसे? जिसे हम निस्वार्थ प्रेम कहते हैं ना, वो बायोलॉजी की भाषा में किन सिलेक्शन कहलाता है। किन सिलेक्शन? इसको थोड़ा आसान भाषा में एकदम स्पष्ट बताओ। किन सिलेक्शन का सीधा सा मतलब है अपने जीन्स को बचाने की बायोलॉजिकल जिद। जीन्स को बचाने की? हाँ, एक माँ जब अपने बच्चे के लिए खतरा मोल लेती है तो असल में उसका डीएनए अंदर ही अंदर ये कैलकुलेट कर रहा होता है कि मेरा अस्तित्व खत्म हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा ये जो डीएनए इस बच्चे में है वो अगली पीढ़ी तक जाना ही चाहिए। उफ, मतलब ये कोई जादुई प्रेम नहीं है? नहीं, ये जीन्स का एक बहुत ही स्वार्थी गणित है। ये तो हजम करना मुश्किल है यार। और इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट है रेसिप्रोकल अल्ट्रुइज्म, यानी आपसी लेन देन। तू मेरा पीठ खुजा, मैं तेरी खुजाऊंगा। एग्जैक्टली। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था तो एक शिकारी ने दूसरे भूखे शिकारी को अपना शिकार इसलिए शेयर किया ताकि कल जब वो खुद भूखा हो तो दूसरा उसे खाना दे। और आज हम इस लेन देन को दया या परोपकार का नाम देते हैं। हाँ,
लेकिन असल में ये भविष्य के फायदे के लिए आज किया गया एक बायोलॉजिकल निवेश है, एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी समझ लो। और न्याय का क्या? दुनिया भर में क्रांतियां होती हैं, लोग सड़कों पर उतरते हैं, न्याय की मांग करते हैं, वो क्या है फिर? न्याय ज्यादातर मामलों में एक कमजोर इंसान द्वारा ताकतवर से मांगी गई भीख होता है। भीख? ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। सुनने में कड़वा है, मैं जानती हूँ, लेकिन इतिहास और जीव विज्ञान का इकलौता नियम है, माइट इज राइट। ताकतवर ही सही है। मतलब जो ताकतवर है वही तय करेगा कि न्याय की परिभाषा क्या होगी। एकदम सही, वही रूल बनाता है। यार, इस बात को स्वीकार करना सच में बहुत मुश्किल है ना? चलो एक पल के लिए इस पूरी डरावनी तस्वीर को पीछे हटकर देखते हैं। बताओ। अगर प्रेम एक बायोलॉजिकल चाल है, नैतिकता सिर्फ भीड़ को कंट्रोल करने का टूल है, और न्याय सिर्फ ताकतवर की मर्जी है, तो फिर इस अनंत ब्रह्मांड में इंसान की अपनी अहमियत ही क्या है? अहमियत? हाँ, मतलब फिजिक्स तो ये साबित कर ही चुका है कि इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी सिर्फ धूल का एक तैरता हुआ कण है। बिल्कुल, एक पेल ब्लू डॉट। तो मनुष्य क्या है? हम तो बस उस धूल के कण पर पैदा हुए एक जैविक एक्सीडेंट है ना, एक बायोलॉजिकल एक्सीडेंट। और इसी ब्रह्मांडीय दुर्घटना को, इस एक्सीडेंट को अगर हम जीवन की सफलता और विफलता के गणित से जोड़ें तो एक और डरावना सच सामने आता है। क्या? 90 और 10 का नियम। जीवन की 90% सफलता या विफलता हमारे नियंत्रण से पूरी तरह बाहर है। 90%? इतना ज्यादा कैसे? देखो, इंसान का डीएनए, उसके जन्म का स्थान, उसके माता पिता कौन होंगे, उसे बचपन में कैसा माहौल मिलेगा, उसके शरीर में कौन सी आनुवांशिक बीमारियां होंगी। हाँ, ये सब तो हमारे हाथ में नहीं है। बिल्कुल, ये सब अंधी किस्मत के रैंडम फैसले हैं। इन पर किसी का कोई जोर नहीं है। इंसान सिर्फ बची हुई 10% ऊर्जा और क्षमता का ही मालिक है। रुको, मुझे अपनी ही इस बात पर, इस पूरी थ्योरी पर बहुत गहरा शक हो रहा है। मैं इस तर्क को काटना चाहता हूँ। काटो, बताओ क्या शक है? अगर 90% चीजें मेरे हाथ में हैं ही नहीं, सब किस्मत, डीएनए और जन्म का स्थान ही तय कर रहे हैं, तो फिर मैं कोई कोशिश ही क्यों करूं? फेटलिज्म। हाँ। मतलब क्या ये सीधे सीधे हार मान लेने और कुछ ना करने का बहाना नहीं बन जाएगा? अगर सब कुछ पहले से तय है तो मैं आज सुबह उठकर मेहनत क्यों करूं? और यही पर सबसे बड़ा, सबसे दिलचस्प बायोलॉजिकल ट्विस्ट आता है। क्या ट्विस्ट है? हार मानना कोई विकल्प क्यों नहीं है, क्योंकि आपके डीएनए में एक कोड फीड है, सर्वाइव करो। अच्छा, मतलब वो मुझे हार मानने ही नहीं देगा। एग्जैक्टली। जब 90% आपके हाथ में नहीं है तो उस पर रोने से आपका सर्वाइवल खतरे में आ जाएगा। उस बचे हुए 10% को अपनी पूरी ताकत बनाकर अपने अस्तित्व को मजबूत करना ही इंसान का एकमात्र खेल है। यानी वो 10% ही हमारा इकलौता हथियार है। बिल्कुल। जब 90% कंट्रोल में है ही नहीं तो उस पे रोने के बजाय उस 10% का इस्तेमाल समस्याओं को सुलझाने में करना होगा, जीवन पर अपना कंट्रोल बढ़ाने में करना होगा। और दिलचस्प बात तो यह है कि शायद इसी 10% के संघर्ष से इस एकदम अर्थहीन ब्रह्मांड में कुछ अर्थ का निर्माण होता है। सही कह रहे हो। ये बहुत गहरी बात है, लेकिन यहाँ एक और चीज मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, हैरान कर रही है। क्या? अगर ब्रह्मांड इतना ही अर्थहीन है, अगर हम सिर्फ एक एक्सीडेंट है, तो फिर इंसान का दिमाग इन कठोर सच्चाइयों के बारे में सवाल ही क्यों करता है? मतलब फिलॉसफी। हाँ, वो क्यों पूछता है कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? अगर हम सच में सिर्फ बायोलॉजिकल मशीन है तो एक मशीन फिलॉसफी में क्यों उलझती है? क्योंकि इंसान का जैविक ढांचा अनिश्चितता से, अनसर्टेनिटी से बहुत डरता है। अनसर्टेनिटी से डरता है। हाँ, इस तंत्र को, इस सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। हमारा दिमाग असल में एक थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम है, खतरों को भांपने वाली मशीन। इसका कारण क्या है? इवोल्यूशन में ऐसा क्यों हुआ कि हम इतने डरपोक बन गए? कल्पना करो 50,000 साल पहले के हमारे पूर्वजों की। ठीक है, कर ली। जो इंसान पेड़ के नीचे शांति से बैठकर ब्रह्मांड की सुंदरता निहार रहा था, उसे पीछे से आकर बाघ ने खा लिया। अरे बाप रे। हाँ। लेकिन जो इंसान हमेशा डरा हुआ था, हर आहट पर सोचता था कि वहां कौन है, क्या वो मुझे मार देगा, वो इंसान जिंदा बच गया। अच्छा,
तो हम उसी डरपोक इंसान के वंशज हैं। बिल्कुल, हम उन्हीं डरे हुए ओवर थिंकिंग करने वाले इंसानों की औलाद हैं। इसलिए हमारे दिमाग को शांत बैठना एक बहुत बड़ा खतरा लगता है। मतलब जब चीजें कंट्रोल में नहीं होती तो दिमाग डर से बचने के लिए दुनिया के काम करने के तरीके को डिकोड करना चाहता है। हाँ, ताकि वो भविष्य के खतरे के लिए तैयार हो सके। लेकिन यहाँ मुझे हम दोनों की ही चर्चा पर इसी वक्त एक बहुत बड़ा सवाल उठाना है और मुझे एकदम ईमानदारी से जवाब चाहिए। पूछो, एकदम ईमानदारी से दूंगी। हम जो अभी बैठकर यहाँ इतनी गहरी बातें कर रहे हैं, अस्तित्व, ब्रह्मांड और सच्चाई की परतें उधेड़ रहे हैं, क्या ये भी एक बायोलॉजिकल चाल है? मतलब क्या हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल मास्टरबेशन है? क्या हम दर्शन शास्त्र की आड़ में कोई असली काम करने से बच रहे हैं? ये एक बेहद शानदार और बहुत कड़वा सवाल है। और अगर हम खुद के प्रति पूरी तरह से 100% ईमानदार रहें तो इसका जवाब है हाँ। हाँ, सच में हाँ, ज्ञान की ये जो खोज है ना, ये अक्सर काम टालने का, प्रोक्रेस्टिनेशन का एक बायोलॉजिकल बहाना होती है। इसे थोड़ा और स्पष्ट करो यार, ये कैसे काम करता है? देखो, असली काम करना जैसे पढ़ाई करना, कोई नया प्रोजेक्ट बनाना, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिम जाना या अपना करियर खड़ा करना। हाँ, ये सब बहुत बोरिंग और मेहनत वाला काम है। एग्जैक्टली, ये उबाऊ है, दर्दनाक है और थकाऊ है। इसमें भयंकर कैलोरी बर्न होती है और दिमाग का मुख्य काम क्या है? कैलोरी बचाना। बस इसीलिए दिमाग ये दार्शनिक सवाल पैदा करता है। जब हम कोई पॉडकास्ट सुनकर या कोई किताब पढ़ के ये सोचते हैं कि अरे वाह, मैंने तो जीवन का रहस्य समझ लिया, तो हमें बिना कोई असली मेहनत किए, बिना एक बूंद पसीना बहाए एक डोपामीन हिट मिल जाता है। ओहो, मतलब दिमाग हमें एक फील गुड केमिकल दे देता है ये सोचकर कि हमने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है, जबकि असलियत में जमीन पर हमने एक तिनका भी नहीं उठाया। बिल्कुल, ये जो सवाल है ना, मैं कौन हूँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। स्कैम है? हाँ, मैं कुछ नहीं है, ये सिर्फ जीन्स, बचपन की प्रोग्रामिंग और न्यूरॉन्स में दौड़ते केमिकल्स का एक बंडल है। इस मैं को खोजना एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें दिमाग आपको जानबूझकर उलझाए रखता है ताकि आपको असली एक्शन न लेना पड़े। कुछ का मतलब हम अपनी ही दिमाग के बनाए जाल में फंस जाते हैं। धर्म, मनोरंजन, मोटिवेशनल कोट्स, ये सब सिर्फ एनेस्थीसिया है, एक बेहोशी की दवा है। 100%। और जब ये भ्रम टूटते हैं तो इंसान अचानक इस क्रूर सच्चाई के सामने एकदम नंगा खड़ा हो जाता है। सही बात है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस नंगे सच के साथ किया क्या जाए। जब ये साबित हो ही गया है कि दिमाग सिर्फ ऊर्जा बचाने के लिए हमें बेवकूफ बना रहा है, तो इस बायोलॉजिकल कोड को तोड़ा कैसे जाए? मतलब कल सुबह जब मेरा अलार्म बजेगा तो मैं खुद को हैक कैसे करूं? सबसे पहले तो इस एक और तर्क को काटते हैं। कौन सा तर्क? अगर सब कुछ इतना ही क्रूर और अर्थहीन है तो इंसान आत्महत्या क्यों नहीं कर लेता? हाँ, लॉजिक तो यही कहता है ना कि अगर कुछ भी अर्थपूर्ण नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, तो गेम ओवर कर दो, खेल खत्म। सुसाइड का विचार बहुत लॉजिकल लग सकता है, लेकिन इंसान इसलिए नहीं मरता क्योंकि शरीर तार्किक विचारों का, लॉजिक का गुलाम नहीं है। किसका गुलाम है? वो लाखों सालों के इवोल्यूशन का गुलाम है। डीएनए का सिर्फ एक ही एकदम अंधा और क्रूर कमांड है, सर्वाइव करो, जिंदा रहो। मतलब बायोलॉजी लॉजिक से ज्यादा ताकतवर है? करोड़ों गुना ज्यादा ताकतवर है। शरीर हर हाल में जिंदा रहना चाहता है, चाहे दिमाग कितना भी दुखी क्यों ना हो। तो फिर समाधान क्या है? हम रोजमर्रा की जिंदगी में, डेली लाइफ में इस कड़वे सत्य को कैसे उतारें? समाधान एक ही है, कैलकुलेटेड घर्षण। कैलकुलेटेड फ्रिक्शन, ये क्या है? देखो, जब कल सुबह 7 बजे अलार्म बजेगा और बिस्तर से उठने का मन नहीं करेगा, हाँ, जो कि मेरे साथ रोज होता है, तो ये समझना होगा कि आलस कोई तुम्हारी व्यक्तिगत कमी नहीं है, कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है। तो क्या है? ये सिर्फ तुम्हारा दिमाग है जो ऊर्जा बचाने की अपनी आदि मानव वाली पुरानी चाल चल जाए। वो सोच रहा है कि कैलोरी बचाओ बॉस, कहीं कल खाना ना मिले। वाओ, मतलब वो आज भी जंगल में ही जी रहा है। एग्जैक्टली। इसी तरह डर कोई भूत नहीं है। डर सिर्फ कोर्टिसोल नाम का केमिकल है जो दिमाग में रिलीज हो रहा है ताकि आप कोई नया रिस्क ना लें। यानी हमें अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को इतनी गंभीरता से लेना बंद करना होगा। बिल्कुल। दिमाग में आने वाले उन हतोत्साहित करने वाले सवालों को एक कंप्यूटर स्क्रीन के एरर पॉपअप की तरह समझना होगा। एक कंप्यूटर का एरर पॉपअप? हाँ। ये एनालॉजी बहुत एकदम सटीक लग रही है।
जब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं और अचानक कोई फालतू का वार्निंग पॉपअप आ जाता है, तो हम उससे बात नहीं करते, हम उसे एनालाइज नहीं करते, हम बस कट करते हैं, उसे बंद करते हैं। बस यही करना है। जब दिमाग पूछे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है या क्या मेरे जीवन का कोई मतलब है, तो उस पॉपअप को बिना कोई जवाब दिए कैंसिल करना होगा और वापस अपने काम पर लग जाना होगा। वाह। प्रकृति से लड़ना नहीं है, बल्कि अपने हाथ में मौजूद उस 10% से कुछ नया निर्माण करना है, क्रिएशन करना है। तो इसका मतलब क्या हम एक रोबोट की तरह जिए? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मतलब क्या सारी मानवीय भावनाएं एकदम रद्दी हैं? अगर किसी को बहुत दुख हो रहा है, रोना आ रहा है, तो क्या वो एकदम बेकार है? नहीं नहीं, भावनाएं रद्दी नहीं है, भावनाएं टूल्स हैं, औजार हैं। औजार कैसे? वो एक अलार्म सिस्टम है जो बताते हैं कि कुछ गलत है और अब रणनीति मतलब स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत है। सोचो, अगर कोई इंसान एक खदान में फंसा हुआ इंजीनियर है और ऊपर से चट्टानें गिर रही हैं, तो उसका डरना स्वाभाविक है ना? हाँ, बिल्कुल डरेगा। लेकिन क्या रोने और चिल्लाने से वो पत्थर हट जाएंगे? नहीं, पत्थर तो नहीं हटेंगे। उसे औजार उठाने पड़ेंगे। भावनाएं आपको बस स्थिति की गंभीरता बताती हैं, लेकिन समाधान हमेशा एक्शन से आता है। तो इस पूरी गहन चर्चा को अगर हम समेटें तो निष्कर्ष बहुत ही स्पष्ट और निर्मम है। एकदम स्पष्ट। ये दुनिया कोई परी कथा नहीं है, प्रकृति कोई दयालु माता नहीं है, ये एक क्रूर बायोलॉजिकल जंगल है। बिल्कुल। और शांति किसी रहस्यमयी सवाल का जवाब ढूंढने से नहीं आती। शांति उस ताकत से आती है जो यथार्थ को स्वीकार करके, रियलिटी को एक्सेप्ट करके और अपने 10% नियंत्रण का उपयोग करके कुछ निर्माण करके हासिल की जाती है। एकदम सही। मतलब बहुत हो चुकी थ्योरी, बहुत हो चुका इंटेलेक्चुअल मास्टरबेशन, अब सिर्फ एक्शन का वक्त है। एकदम सही बात है। सत्य वो क्रूर गणित है जो तब भी काम करता है जब आप उस पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। 2 और 2 हमेशा 4 होते हैं, चाहे कोई माने या न माने, चाहे कोई इसे क्रूर कहे या स्वाभाविक। बहुत खूब। और अंत में इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो शायद हमें और गहराई से सोचने पर मजबूर कर दे। वो क्या है? अगर हमारा दिमाग सच में सिर्फ एक बायोलॉजिकल मशीन है जो ऊर्जा बचाने के लिए हमें लगातार धोखे में रखती है, तो वो कौन सा हिस्सा है जो आज इस चर्चा को सुनकर जाग गया है? बहुत गहरा सवाल है। जो ये सब समझ रहा है वो कौन है? क्या वो अवेयरनेस, वो जागरूकता भी उसी बायोलॉजिकल मशीन का हिस्सा है जो अब एक नए, अधिक चतुर तरीके से सरवाइव करना चाहती है? या हम असल में पहली बार अपने ही कोड से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं? कल सुबह जब दिमाग आपको रोकने के लिए, आपको बिस्तर में रखने के लिए पहला पॉपअप भेजेगा, तो आप उसे कैसे कैंसिल करेंगे? ये सवाल अब आपके हवाले हैं।